नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज मैं आप लोगों को अमीन के कोर्स में ये पढ़ाऊंगा कि चकबंदी क्या है, चकबंदी कैसे होती है, चकबंदी के फायदे क्या हैं, ठीक है, और ये कब से शुरू हुई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप पूरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू किया जाए और समझा जाए कि चकबंदी क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि चकबंदी कहते किसको है। तो देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना होता है चक धन बंदी। चक बंदी, चक का मतलब होता है बड़ा खेत या छोटा खेत, मतलब खेत। बंदी का मतलब होता है उसे बंद करना, बंदोबस्त करना, यानी चक का बंदोबस्त करना। इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति के अगर छोटे छोटे खेत के टुकड़े जगह जगह हैं, दूर दूर हैं, तो उन्हें मिला करके एक बड़ा चक बना देना ही चकबंदी कहलाता है। नहीं समझ में आ रही है बात? एक उदाहरण के द्वारा समझिए। मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है और ये पूरा गांव का एक नक्शा है। मान लीजिए गांव इस प्रकार का है। ए का मतलब ए की जमीन इस गांव में कई जगह पर है। समझिएगा, प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि 10 नंबर की जमीन यहां पर है और एक जमीन है 12 नंबर की, वो भी है इसकी, और एक जमीन है 20 नंबर की, वो भी है। अब ये मान लीजिए 1 बीघा ये है, 1 बीघा ये है और 1 बीघा ये है, मान लीजिए ऐसा है। बाकी ये जमीन दूसरे की है, ये दूसरे की, मतलब बाकी के जो प्लाट हैं वो किसी मतलब अदर व्यक्ति के हैं। ए का ये 3 प्लाट है, 3 जगह। तो क्या होता है कि चकबंदी जब होती है तो ए का जो मतलब प्लाट 3 जगह पर है वो एक ही जगह कर दिया जाता है। या तो इस 12 के साथ यहाँ पे 10, फिर ये 20, यानी कि 10 12 20 ये लगातार पूरा बन जाए ए का प्लाट, या 12 20 को यहां पे कर दीजिए तो 10 12 20, या 12 20 को यहां कर दीजिए तो 10 12 20। कहने का मतलब कि जो तीनों अलग अलग खेत थे उन्हें एक जगह कर दिया जाए, यही चकबंदी है। अब ये खेत यहां से उठाकर तो यहां आएगा नहीं, जाहिर सी बात है कि ये जो खेत है वो यहीं रहेगा, यहां का जो खेत है वो यहीं रहेगा। ये जो दूसरे व्यक्ति का था वो उसका खेत कहीं यहां पर होगा, तो उसका मतलब यहां से नाम हट करके यहां आ जाएगा, और ये जो खेत इसका था उसके साथ इसको जोड़ दिया जाएगा, और इस पुराने वाले का जो खेत था यहां वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, मतलब अदला बदली हो जाएगी, खेतों का विनिमय होगा। तो यही चकबंदी है। अब आपको समझाते हैं कि चकबंदी के फायदे क्या होते हैं, सरकार क्यों चकबंदी करवाती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि खेतों में काम करने के लिए गांव से संबंधित 2 प्रकार के लेखपाल होते हैं। एक होता है राजस्व लेखपाल और एक होता है चकबंदी लेखपाल। राजस्व लेखपाल जिलाधिकारी के अंडर में काम करता है, उसका सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी होता है, और चकबंदी का सबसे बड़ा अधिकारी चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी अधिकारी यानी चकबंदी लेखपाल पूरे एक राज्य में उसकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, जबकि राजस्व लेखपाल की जिस जिले में उसकी नियुक्ति हुई है, जिस जिलाधिकारी के अधीन, उसी जिले में उसका ट्रांसफर होगा, किसी दूसरे जिले में वो नहीं जा सकता। ये तो हो गया पदों का काम। राजस्व लेखपाल खसरा खतौनी, खेतों की माप, जोत बही, ये सब रख रखाव करता है, उसको मेंटेन करता है। खेतों में 3 बार जा करके बनाता है कि कौन सी फसल बोई गई, कितनी फसल बर्बाद हो गई आंधी तूफान बरसात में, है ना। ये सब काम राजस्व लेखपाल के हैं। लेकिन जो चकबंदी लेखपाल होता है उसका काम तभी लगता है जब सरकार चकबंदी करवाती है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को खेत के किसी एक व्यक्ति को एक जगह पर इकट्ठा करके दे दिया जाता है, यही चकबंदी होता है। तो चकबंदी लेखपाल करता है। नीचे लेवल पे, अंतिम लेवल पर, प्रशासन की सबसे अंतिम इकाई पर जो सबसे बड़ा काम करता है वह चकबंदी लेखपाल करता है। तो चकबंदी सरकार क्यों करवाती है और चकबंदी से फायदा क्या है, ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं।
तब उसके बाद आपको बताएंगे कि चकबंदी होती कैसे है, कैसे यहाँ का प्लाट यहाँ और यहाँ का प्लाट यहाँ आ जाता है। हो सकता है कि ये जमीन महंगी हो, ये जमीन सस्ती हो, तो ये व्यक्ति क्यों छोड़ेगा यहाँ आने के लिए, है कि नहीं। तो इसका निर्धारण कैसे होता है, ये सब कुछ आज आपको मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि चकबंदी से लाभ क्या है। जो लाभ होगा उसी के कारण चकबंदी होगी, क्योंकि कोई भी काम बिना लाभ के होता नहीं है, बिना कारण के कार्य होगा नहीं। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, इसका 3 जगह प्लाट है। अब ये 1 बीघा है, ये मान लो आधा बीघा है, ये मान लो 5 बिस्सा है, मतलब बहुत छोटा है। तो पहली समस्या तो खेती करने में इसको ये हो रही है कि इसको 3 जगह जाना पड़ रहा है, दूर दूर। भाई यहाँ बुआई किया, फिर उसके बाद यहाँ ट्रैक्टर लेके गया, फिर उसके बाद यहाँ कटाई किया, निराई किया, सारा काम उसको दूर दूर जाके करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी परेशानी किसान को तो ये हो रही है। दूसरा, बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है खेतों में काम करने के लिए, वो बड़े खेतों में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाती है, छोटे खेतों में नहीं। जैसे अगर जुताई भी करें ट्रैक्टर से, तो छोटा खेत है तो उसका कोना छूट जाता है कि नहीं, प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर बड़ा हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह से कटाई करने के लिए भी जो बड़ी मशीन आती है, वो भी छोटे खेतों में कहाँ चल पाएगी, बड़े खेतों में चलेगी। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि छोटे छोटे खेत होने के कारण मशीनरी से काम नहीं हो पाता। तो किसान ये सोचता है कि हमारा जो ये खेत 3 जगह है, काश एक ही जगह होता और बड़ा होता, तो हमको आने जाने में भी दिक्कत नहीं होती, और हम जो काम करवाते कुछ मशीनरी से, तो वो भी आराम से हो जाता। तो चकबंदी से फायदा ये होगा कि इसको एक ही जगह जमीन मिल जाएगी, और इससे उसकी जमीन बढ़ भी जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी भाई, यहाँ पे मेड़ है 4, यहाँ पे 4 मेड़ है। जब ये दोनों खेत यहाँ आ गए तो बीच का मेड़ नहीं करेगा, वो छोड़ देगा, तो उस मेड़ का जगह खाली हो जाएगा, खेती होगी। तो पहला फायदा कि उसकी जमीन हो सकता है कुछ बढ़ जाए। दूसरा फायदा, उसको खेती करने में आराम हो जाएगा। तीसरा, ट्रैक्टर या और मशीन जैसे कि जिससे मड़ाई होती है, कटाई होती है, वो सब आराम से चल पाएंगे। सिंचाई के लिए भी उसको आराम हो जाएगा। भाई 3 जगह पाइप लगाएगा, 3 जगह मशीन लेके जाएगा, एक ही जगह रहेगा, तो उसकी बचत हो जाएगी। कुल मिला के चकबंदी से किसान को बहुत फायदा होता है, इसीलिए करवाई जाती है। और सरकार जब चकबंदी करवाती है तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी जमीन किसानों से ले करके वो अपने नाम से कर लेती है। तो बाद में जब सरकारी जमीन नहीं होती तो उसी जगह पर सरकारी काम होते हैं, जैसे कि स्कूल बनवाया जाएगा, खलिहान बनाया जाएगा, खेल का मैदान बनाया जाएगा, है कि नहीं, सार्वजनिक काम। तो इससे थोड़ा थोड़ा करके सरकार के लिए भी जमीन मिल जाती है, किसानों को भी फायदा हो जाता है। इसलिए चकबंदी बहुत जरूरी है, और हिंदुस्तान के लगभग सभी जगहों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चकबंदी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी हुई है, बिहार में भी हुई है। चकबंदी के पहले सर्वे होता है। सर्वे किस प्रकार का होता है पहले ये समझ लेते हैं, तब उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं। जब भी किसी गांव की चकबंदी करनी हो तो चकबंदी आयुक्त एक चकबंदी अधिकारी नियुक्त करता है, और वो चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति उस गांव में बनाते हैं, जो उसी गांव के लोग होते हैं, किसान होते हैं, ताकि वो लोग लोकल होते हैं और वो जमीन के बारे में उनको अच्छी से जानकारी होती है। इसलिए चकबंदी समिति में लोकल लोग होते हैं। तो सबसे पहले सर्वे कराया जाता है, और फिर गांव के लोगों से पूछा जाता है, किसानों से उनकी राय ली जाती है। जब मैक्सिमम किसान ये कहते हैं कि हाँ हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा चक एक एक जगह हो जाए, तभी ये काम शुरू किया जाता है। और कभी कभी किसान नहीं मानते, तो जब नहीं मानते तो उनको बड़े अधिकारी आकर के चकबंदी के फायदे के बारे में बताते हैं, भविष्य में सरकार क्या क्या उनके लिए योजनाएं लाएगी, इस काम से उनको कितना लाभ होगा, उनको जागरूक किया जाता है, बताया जाता है। तो इस प्रकार से चकबंदी के लिए एक गांव को मना लिया जाता है। उसके बाद सर्वे होता है। सर्वे में ये किया जाता है सर्वे कि जैसे मान लीजिए ये जो जमीन है, इस जमीन की 1 एकड़ की कीमत मान लीजिए 20 लाख है, यानी इस क्षेत्र की जो जमीनें हैं उसके 1 एकड़ की कीमत उस समय मान लीजिए 10 लाख रुपए है। लेकिन इधर की जो जमीनें हैं,
इधर 1 एकड़ की कीमत मान लीजिए 5 लाख रुपए की है, और इस साइड की जो जमीनें हैं 1 एकड़ की कीमत मान लीजिए 40 लाख रुपए है, और इधर की कीमत, ये सब जो बचा हुआ है इसकी कीमत मान लीजिए 15 लाख रुपए एकड़ है। मतलब इस तरह से सबसे पहले जमीन का निर्धारण किया जाता है कि जमीन कितनी महंगी कितनी सस्ती है। तो महंगी सस्ती कैसे होता है, जाहिर सी बात है, जो जमीन ज्यादा उपजाऊ होगी ज्यादा महंगी होगी, है ना, जो कम उपजाऊ होगी वो सस्ती होगी। या हो सकता है कि वो जमीन के आसपास मार्केट हो, सड़क हो, सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी हो, बहुत चीजें देखी जाती हैं। मतलब उस जमीन की कीमत को निर्धारित किया जाता है कि ये जमीन जो है वो किस प्रकार की है। अब जमीन की कीमत निर्धारित, अच्छा जमीन की कीमत निर्धारित क्यों किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इधर 40 लाख का एकड़ है, यहाँ 5 लाख एकड़ की जमीन है, तो इसी व्यक्ति की एक जमीन यहाँ है और यहाँ वाले व्यक्ति की जमीन यहाँ भी है, तो ये व्यक्ति अपनी जमीन छोड़ करके क्यों यहाँ आएगा, और ये तो चाहेगा कि वो जमीन मुझे मिल जाए क्योंकि वो महंगी है, तो ये भी दिक्कत होगी। इसीलिए जमीन का निर्धारण किया जाता है। और फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी ए का उदाहरण लिया, ए के पास यहाँ एक प्लाट है 1 एकड़ का जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। इसी व्यक्ति का एक प्लाट यहाँ पे है जिसकी एक एकड़ की कीमत 5 लाख रुपए है। सही बात है। अब एक व्यक्ति है बी जिसका प्लाट है 11 नंबर, तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 एकड़ है तो इसकी कीमत कितनी होगी 20 लाख, और इसी बी का एक प्लाट यहां भी है और इसकी कीमत कितनी होगी 5 लाख। अब क्या करेगा कि ये जो ए है जिसका प्लाट यहाँ पे है 1 एकड़, वो यहां पर दे दिया जाएगा। तो जब यहाँ का प्लाट यहां दिया जाएगा तो समझिए यहाँ तो 5 लाख का ही प्लाट है और यहाँ 20 लाख का प्लाट है, तो इसका मतलब कि इससे ये 4 गुना ज्यादा महंगा है। 4 गुना ज्यादा महंगा होने के कारण अगर यहाँ 1 एकड़ उसकी जमीन थी तो यहाँ पर उसको 1 एकड़ का चौथा हिस्सा ही दिया जाएगा। मान लीजिए 4 एकड़ अगर जमीन है, यहाँ 4 एकड़ है, तो यहाँ 4 एकड़ हट तो जाएगा उसका, लेकिन यहाँ पर 4 एकड़ नहीं मिलेगा, यहाँ पर 1 एकड़ ही मिलेगा, क्योंकि इसकी कीमत इस जमीन से 4 गुना ज्यादा है। और ये जो 1 एकड़ जिनकी जमीन थी, जब इधर जाएंगे तो इनको 1 एकड़ ही नहीं मिलेगा, इनको 4 एकड़ मिलेगा और लोगों की जमीन मर्ज की जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 एकड़ बराबर यहाँ 1 एकड़। तो जब यहाँ से कोई व्यक्ति तभी हटेगा जब उसको इस जमीन के बराबर उधर दाम मिलेगा, जमीन मिलेगी, है कि नहीं। तो इस तरह से सर्वे करके इसका निर्धारण किया जाता है कि किसी व्यक्ति का जब जमीन एक जगह चकबंदी की जाएगी, उसको एक जगह मर्ज किया जाएगा, तो जो व्यक्ति दूसरी जगह छोड़ेगा उस जगह की कीमत किस प्रकार की है। सस्ती है तो यहाँ कम मिलेगा, महंगी है तो यहाँ ज्यादा मिलेगा, और अगर बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इधर 20 लाख का प्लाट है, इधर भी 20 लाख का प्लाट है, तो बराबर इधर छोड़ो बराबर इधर ले लो, इधर छोड़ो इधर ले लो, फिट। तो इस तरह से चकबंदी में जमीन का निर्धारण करके चकबंदी को किया जाता है। अब बात करते हैं, एक शब्द आता है मुस्तकील। चकबंदी के ही समय एक शब्द इस्तेमाल होता है मुस्तकील। मुस्तकील मैं लिख देता हूं, आप लोगों ने सुना होगा, आज ये शब्द समझ जाएंगे कि मुस्तकील का मतलब होता क्या है। मुस्तकील का मतलब होता है जमीन का, मतलब जमीन जो होती है उसके चारों ओर सीमा निर्धारण करना, जैसे कि पत्थर लगा देना या किसी पक्का कुआं का होना या किसी पीपल का वृक्ष होना या सड़क होना, यानी जमीन की सीमा अस्थायी रूप से बना देना ही मुस्तकील कहलाता है। इसके लिए चाहे पत्थर लगा दो और चाहे सड़क हो चाहे नहर हो। तो मुस्तकील का मतलब सीमा का निर्धारण। चकबंदी क्यों होती है ये आप समझ गए, चकबंदी कैसे होती है ये भी आप जान गए। अब आप जानिए कि चकबंदी होने के बाद किन किन चीजों में बदलाव हो जाता है। बदलाव तो होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। पहला बदलाव तो ये हो गया
कि व्यक्ति की जमीन उधर थी इधर हो गई। पहला बदलाव तो जमीन को लेकर के हो गया। दूसरा बदलाव ये हो गया कि व्यक्ति का या व्यक्ति के पहले पूरे गांव का जो सजरा था, सजरा जानते हैं, गांव के नक्शे को सजरा कहा जाता है। जो पूरे गांव का नक्शा था उसमें बदलाव होगा, नया नक्शा जारी होगा। और नया नक्शा कैसे जारी होगा? जिस तरह से इनका बंटवारा हुआ है, जिस तरह का व्यक्ति का प्लाट है, जमीन है, जहां जहां पे सीमा का निर्धारण हुआ है, जहां जहां पर पक्का कुआं है, जहां जहां पर अलग से सरकारी जमीन निकाली गई, वो सब नए नक्शे में रखी जाएगी। यानी पुराना नक्शा रिजेक्ट, नया नक्शा। तो पहला बदलाव, गांव का पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। दूसरा, खसरा नंबर भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? देखिए, खसरा नंबर का मतलब होता है प्लाट नंबर। जैसे 10 नंबर प्लाट था, 11 नंबर प्लाट था, 20 नंबर प्लाट था, 21 नंबर प्लाट था, तो ये जो 21 नंबर का प्लाट है वो यहीं पर है। हाँ, अगर इसमें बदलाव हो कि ये जो बहुत छोटा है इसको बहुत बड़ा बनाया गया, तो 20 और 21 मर्ज कर दिया जाएगा। तो कभी कभी खसरा नंबर चेंज भी हो जाएगा, कभी कभी नहीं भी चेंज हो जाएगा। तो इसको आप समझ लीजिए कि खसरा नंबर भी चेंज हो जाएगा, पूरा फिर से जारी होगा। 20 प्लाट थे छोटे छोटे, तो अब 5 ही प्लाट बनेंगे। यानी कि 20 नंबर तक खसरा जाता था तो 5 नंबर तक ही जाएगा। तो खसरा भी चेंज हो गया, गांव का नक्शा भी चेंज हो गया, और मुख्य बात की खतौनी भी चेंज हो गई। खतौनी में पहले हो सकता है कि एक के नाम से 5 एकड़ जमीन थी, जो कि जगह जगह थी, कीमती कम थी, तो अब उसको कीमती जमीन मिल गई है तो 5 एकड़ तो होगा नहीं, अब उसके पास हो सकता है 2 ही एकड़ जमीन हो। इधर जिनकी कम कीमत की थी, पहले उनकी जमीन मान लीजिए 10 एकड़ की थी, अब वो इधर आ गए कीमती जमीन की तरफ, तब उनकी जमीन कम हो जाएगी। यानी कि जो कीमती जमीन की तरफ थे वो सस्ती जमीन की तरफ जाएंगे, तो उनकी खतौनी में जमीन बढ़ जाएगी, और जो सस्ती की तरफ से महंगी की तरफ जाएंगे उनकी जमीन कम हो जाएगी, लेकिन जमीन का दाम उतना ही रहेगा। तो सजरा भी चेंज हो जाएगा, खसरा भी चेंज हो जाएगा, और खतौनी भी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब एक शब्द आया सजरा, खसरा, खतौनी, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। और अभी आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं कि मान लीजिए कि ये गांव का नक्शा है, और इस गांव के नक्शे में इस तरह प्लाट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये प्लाट नंबर है। ए व्यक्ति का ये है, अभी मैं चकबंदी की बात कर रहा हूं, तो ये भी ए का है, और मान लो ये भी ए का है, ये तीनों प्लाट ए के हैं। अब ए की मर्जी वो तीनों को एक कर दे या 3 रहने दे, लेकिन अगर सजरा नंबर यानी कि चकबंदी के समय ये 3 प्लाट बनाए गए थे, तो उसमें खतौनी में तीनों प्लाट रहेंगे, वो भले इनका मेड़ अलग कर दे। तो अब समझिएगा कि ये पूरे गांव का नक्शा है, इस गांव के नक्शे में छोटी छोटी जमीन के टुकड़े हैं चकबंदी होने के बाद। तो ए व्यक्ति का जब खतौनी तैयार होगा, ए व्यक्ति की जो खतौनी होगी, उस खतौनी में इसकी यहां से यहां तक की जमीन का एक तरफ नंबर लिखा रहेगा, और एक तरफ जमीन का रकबा लिखा रहेगा, और नीचे योग लिखा रहेगा कि कितनी जमीन उसकी है। तो जो पूरी जमीन का एक नक्शा होता है उसे गांव का नक्शा कहते हैं, सजरा कहते हैं, और जो छोटे छोटे प्लाट होते हैं उसे खसरा कहते हैं, यानी कि गाटा संख्या कहते हैं। और उन्हीं गाटा संख्या को मिला करके जब एक व्यक्ति का खाता तैयार किया जाता है जमीन का, तो उसे खतौनी कहते हैं। यानी कि खतौनी में कई छोटे छोटे गाटों के टुकड़े होते हैं, और एक व्यक्ति की एक ही खतौनी होती है जिसमें उसके पूरे खेतों का विवरण होता है। तो इसको आप डिटेल में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।